लेट अस स्टार्ट अगेन। अभी एफआरए से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, यूरो डॉलर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। यूरो डॉलर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, तो जैसे फॉरवर्ड होता है वैसे ही फ्यूचर होता है, और अब तक आप जान चुके हैं फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड दे आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो होते हैं, लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसमें जो कोट करने का तरीका है वो फॉरवर्ड से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन सोचना फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट की तरह ही है आपको। ओके, आपके सिलेबस में इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन ये आरटीपी वगैरह में आए हैं, तो फिर भी अगर आ गया तो फिर आपको कैसे सॉल्व करना है वो आना चाहिए। तो पहले मैं आपको एक नोट लिखवाऊंगा और नोट लिखते लिखते हम एक्सप्लेनेशन भी देते जाएंगे और आप साथ साथ समझते जाना। तो नोटबुक में लिखिए यूरो डॉलर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। यूरो डॉलर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, तो आप नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, दिस इज द फ्यूचर ऑन इंटरेस्ट रेट, दैट इज अंडरलाइन क्या है यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट है, और हम इंटरेस्ट रेट रिस्क प्रोटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। और ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है, इसलिए इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। हेडिंग लिखेंगे यूरो डॉलर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। नाउ राइट डाउन, जस्ट एज वी हैव FRA, just as we have FRA, just as we have FRA, that is forward contract on interest rate, that is forward contract on interest rate। जो भी आपने FRA देखा, पिछले 2 दिनों से FRA कर रहे थे, that is forward contract on interest rate। We also have another derivative, we also have another derivative related to FRA, known as euro dollar interest rate future, known as euro dollar interest rate future। तो ब्रैकेट में शॉर्ट में लिख दीजिए IRF, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। तो बार बार इतना बड़ा आपको नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ IRF लिख देंगे, राइट। So just like you have forward rate, you also have future on interest rate, okay। तो दोनों का बेसिक जो फंक्शन है वो सेम है, टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द चेंज इन इंटरेस्ट रेट। बेसिकली FRA एंड यूरो डॉलर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, बेसिकली FRA एंड यूरो डॉलर interest rate future are both having the same underlying, both having the same underlying, are both having the same underlying, दोनों का underlying सेम है। या तो लाइबोर हो सकता है, मोस्टली क्वेश्चन में लाइबोर दिया रहेगा, इनटू ब्रैकेट लिखेंगे, और माइबोर, यानी माइबोर भी हो सकता है या कुछ और ऐसा फ्लोटिंग रेट हो सकता है। सो FRA एंड IRF दोनों का जो अंडरलाइंग है वो इंटरेस्ट रेट है, विच कैन बी आइदर लाइबोर और माइबोर। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है, कोटेशन, वो अलग तरह से दिया जाता है। फ्यूचर प्राइस आर कोटेड एज IRF इज इक्वल टू 100 माइनस लाइबोर, IRF इज इक्वल टू 100 माइनस लाइबोर। तो अगर लाइबोर 5 है तो ये IRF कोट किया जाएगा 95। तो 95 अगर दिया गया, इसका मतलब समझ लेना इनडायरेक्टली कि आपको लाइबोर 5% दिया हुआ है, ठीक है। अब आप मैथमेटिक्स समझ सकते हैं कि अगर लाइबोर बढ़ेगा तो ये घटेगा, और अगर लाइबोर घटेगा तो ये बढ़ेगा। यानी अगर आपको लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, 5 से 6 होने वाला, तो आप फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में क्या पोजीशन लेंगे,
अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है तो फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट में आप बाई करेंगे यानी बोरो करेंगे, लेकिन यहां पे उल्टा करना है क्योंकि ये घट रहा है, तो आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर ये घटने वाला है, तो आपको पता है जो चीज घटने वाली है उसको सेल करना है, और जो बढ़ने वाली है एफआरए उसको बाई करना है। तो एक चीज सिंपल समझना कि जिस सिचुएशन में हम एफआरए बाई करते थे, अभी हम उसी सिचुएशन में आईआरएफ सेल करेंगे, क्योंकि उसका जो कोटेशन होता है वो 100 माइनस लाइबोर होता है। तो अगर लाइबोर बढ़ने की उम्मीद है तो एफआरए बाई करेंगे, ये तो पता है, तो आईआरएफ क्या करेंगे, आईआरएफ सेल करेंगे क्योंकि वो घटेगा। हियर लाइबोर रेफर्स टू एनुअलाइज्ड लाइबोर, लाइबोर रेफर्स टू लिखिए एनुअलाइज्ड लाइबोर। तो जो भी आपको रेट दिया जाएगा 4, 5, 6% वो एनुअलाइज्ड लाइबोर है। 10 एक नोट लिख लेना, इफ आईआरएफ इज कोटेड एट, if IRF is quoted at, thus if IRF is quoted at 96.40, if IRF is quoted at 96.40, ये 96.40 अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि IRF is quoting at 96.40, तो उसका एक मीनिंग है, it means the LIBOR implied, it means the LIBOR implied by the quote is, it means the LIBOR implied by the quote is 3.6% per annum. It means the LIBOR implied by the quote is 3.6% per annum. ये कैसे आया? You can guess 100 minus 96.4. तो अगर IRF का कोट है 96.40, तो मतलब इनडायरेक्टली LIBOR is 3.6%. If a prospective borrower, note लिखना, if a prospective borrower is afraid of interest rate rising, if a prospective borrower यानी future borrower उसको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, if a prospective borrower is afraid of interest rate rising, what he will do? तो पहले आपको सोचना है एफआरए में हम क्या करेंगे, वी विल बाई एफआरए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हम जो एफआरए का रेट है वो हमारा रेट एप्लीकेबल होगा। अगर हमें लगता है कि 5 से 6 होने वाला है तो हम बाई करेंगे एफआरए। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की बात करें तो इसका मतलब ये 95 से 94 होने वाला है, तो यहां पर आपका एक्शन क्या होगा, आईआरएफ में उल्टा, क्योंकि घट रहा है वो तो सेल करेंगे। तो नीचे आंसर लिखना, इफ ही इज बाइंग एफआरए, इफ ही इज यूजिंग एफआरए लिखना, इफ ही इज यूजिंग एफआरए, इफ ही इज यूजिंग एफआरए ही विल बाई FRA. If he is using FRA, he will buy FRA. क्योंकि आपने इतने घंटों में समझ लिया है, रेट अगर बढ़ने की उम्मीद है और आप बोरो करना चाहते हैं तो बाई करेंगे। However, if he is using IRF, if he is using IRF, interest rate future, he will sell IRF. He will sell IRF. क्योंकि जो कोट होता है वो 100 माइनस लाइबोर का होता है, तो लाइबोर बढ़ेगा तो 100 माइनस लाइबोर घटेगा। देख रहे हैं यहाँ पे, पहले 5 था तो आईआरएफ का कोट होगा 95, अगर 6 हो गया 94, तो डेरिवेटिव में क्या होता है, घटने पे आपको सेल करना चाहिए, जो रेट घटने की उम्मीद है वो सेल करना है, तो हमारी स्ट्रैटेजी होगी सेल आईआरएफ। आंसर आपको सेम आएगा, लेकिन आंसर ध्यान से लिखना है आपको। एफआरए के केस में बाई एफआरए व्हेन यू एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट टू राइज, और आईआरएफ के केस में सेल आईआरएफ इफ यू एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स टू राइज। रिमेंबर, एफआरए बाई मीन्स
अगर हम FRA बाई कर रहे हैं, रिमेंबर इफ यू आर बाइंग FRA बाई मीन्स फ्यूचर सेल and FRA sell means future buy. Remember, FRA buy means future sell and FRA sell means future. Future means interest rate future. फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है. फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है. तो हम देख रहे हैं अपोजिट पोजीशन लेंगे. दोनों का मतलब वही है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की उम्मीद है तो FRA अगर यूज करना है तो बाई करना है, और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर यूज करना है तो सेल करना है, क्योंकि उसका जो कोटेशन होता है वो 100 माइनस लाइबर होता है. ओके, तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो पहले FRA की तरह सोचो कि हम FRA में क्या करेंगे, बाई करेंगे, तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर सेल कर देना. ओके, स्टैंडर्ड फीचर्स आर, बिकॉज फ्यूचर्स आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज, तो यहां पे एक लॉट साइज होता है, कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है. स्टैंडर्ड फीचर्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट साइज, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या अमाउंट होगा, 50,000 होगा, 1 लाख होगा, और उसकी वजह से आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने पड़ते हैं. अगर 25 लाख हेज करना है और एक कॉन्ट्रैक्ट 1 लाख का है तो आपको 25 कॉन्ट्रैक्ट्स लेने होते हैं. An underlying maturity shall be given. Futures have maturity period, like for example 3 months. तो क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्रैक्ट का साइज दिया जाएगा, तो आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालना होगा, और अंडरलाइंग मैच्योरिटी दी जाएगी, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको काम आएगा. ओके, एक एग्जांपल लिखिए. अ ट्रेडर bearish on LIBOR, a trader bearish on LIBOR. bearish on LIBOR मतलब क्या है, उसको लग रहा है कि रेट घटने वाला है. LIBOR is expected to decrease. okay, bearish on LIBOR का मतलब है LIBOR is expected to डिक्रीज. तो अब आप बताओ, अगर आपको FRA लेना हो तो क्या करेंगे, FRA सेल करेंगे. तो अगर FRA सेल करेंगे तो IRF क्या करेंगे, IRF बाई करेंगे. तो फिर से एक बार, अ ट्रेडर बियरिश ऑन LIBOR entered into 10 यानी एक नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, 10 यूरो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, 10 यूरो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट at the rate of 10 euro dollar future contract at the rate of 95.20, 10 euro dollar future contract at the rate of 95.20. Each contract is for $1 million, और एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी है, $1 million. तो ये भी आपको काम आएगा. एंड अंडरलाइंग मैच्योरिटी इज 3 months. एंड अंडरलाइंग मैच्योरिटी इज 3 months. एंड अंडरलाइंग मैच्योरिटी इज 3 months. He squared off after a week. He squared off after a week at 94.78. He squared off after a week at 94.78. अब यहां पर आपका इंटेलिजेंस काम आएगा कि ये 94.20 से 94.78 हो गया, 95.20 से 94.78 इज बियरिश ऑन LIBOR. बियरिश ऑन LIBOR होगा तो FRA सेल करेगा, लेकिन IRF उसने बाई किया है. ओके, यानी अगर मैं LIBOR को देखूं तो LIBOR पहले था 4.8, 100 माइनस 95.20, और अभी हो गया 100 माइनस 94.78.
तो ये आपका ज़्यादा आ रहा है 5.22। तो एक्चुअली लाइबोर बढ़ गया है, वो था बियरिश, ट्रेडर था बियरिश, लेकिन उम्मीद के अगेंस्ट चला गया रेट घटने की जगह बढ़ गया, 4.80 से बढ़कर 5.22 हो गया, जबकि वो बियरिश था। तो पहली बात तो आपको समझना है कि गेन होगा या लॉस होगा। ओके, तो लॉस होगा, क्योंकि अगर आप IRF को देखते हैं तो उसने बाई किया है, बाई किया है मतलब ये बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ने की बजाय घट गया, तो नुकसान होगा। अगर आप FRA की तरह भी सोचते हैं तो अगर आप FRA आपने लिया होता तो 4.80 पे लिया होता, घटने से फायदा होता, बढ़ने से नुकसान होता। तो यहां पर आप देख रहे हैं लाइबोर बढ़ गया तो नुकसान होगा। कैसे भी सोचो, आपका जो कंक्लूजन है वो सेम आएगा कि ट्रेडर को लॉस होगा। तो ये छोटा सा क्वेश्चन मैंने डिक्टेट करवाया है, इट विल बी ए पार्ट ऑफ अ बिगर क्वेश्चन। लिखना आंसर। इफ द ट्रेडर इज बियरिश ऑन लाइबोर, इफ द ट्रेडर इज बियरिश ऑन लाइबोर, बियरिश ऑन लाइबोर का मतलब ऊपर मैंने लिखवाया है, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट लाइबोर विल डिक्रीज। जिनको लिखना हो ब्रैकेट में जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं लिखते जाना, बाद में जब आप रिवाइज करोगे तो इजी रहता है, ठीक है। इफ अ ट्रेडर इज बियरिश ऑन लाइबोर, ही विल बी बुलिश ऑन फ्यूचर, विल बी बुलिश ऑन फ्यूचर, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये 4.8 घटेगा तो उसको ऐसा भी लग रहा है कि ये 9.20 बढ़ेगा। अगर लाइबोर घटेगा तो मैथमेटिकली 100 माइनस लाइबोर बढ़ेगा। ही इज बुलिश ऑन फ्यूचर, सो ही विल बाई फ्यूचर। जिस चीज पे आप बुलिश हो क्या करना है, बाई करना है। ही विल बाई फ्यूचर एट 95.20, he will buy future at 95.20. So it means he sold FRA at 4.8%. कैसे आया मैंने नीचे बताया ब्रैकेट में, आपको लिखना हो तो जो जो चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं। दैट इज 100 माइनस 95.20। तो एक तरह से देखा जाए तो इसने 4.80 पे FRA सेल किया है। नेक्स्ट लाइन, एट द टाइम ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ, आप फ्यूचर को कभी भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ये आपने सीखा है। बाई करते हैं तो सेल कर सकते हैं, सेल करते हैं तो बाई कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ स्क्वायरिंग ऑफ, फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू 94.78, that is LIBOR is equal to 5.22। लिखने वाले स्टूडेंट लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिखना तो मत लिखो। 100 माइनस 94.78। अब जस्ट अपनी नॉर्मल इंटेलिजेंस अप्लाई करो, इतने दिनों से जो सीख रहे हैं। 4.8 में अगर आपने सेल किया FRA और बाद में रेट बढ़ गया तो नुकसान होगा, तो FRA में नुकसान होगा तो फ्यूचर में भी नुकसान होगा। या फिर इसको देख लो, ये 95.20 पे बाई किया है और अभी 94.78 हो गया, तो या तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो या फिर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, बात बराबर है, आंसर वही आएगा, ठीक है। लॉस इज इक्वल टू जैसा कि मैंने कहा, आप इन दोनों का डिफरेंस लिख लो। 5.22 माइनस 4.8, 5.22 माइनस 4.8 कितना होता है? 5.22 माइनस 4.8 ये होता है 0.42। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि 95.20 माइनस 94.78 ये भी 0.42 हुआ, तो 0.42% का नुकसान हो गया। इनटू एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन यानी 10 लाख मैंने यहाँ लिखा, इनटू 10 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऊपर दिया हुआ 10 कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये 3 महीने का प्रॉब्लम है, 3 मंथ्स मैच्योरिटी का है, यहाँ दिख रहा है 3 मंथ्स, तो इसको 3/12 करेंगे, तो अब आपका फाइनल आंसर आ गया। कैलकुलेट करना तो आप पाएंगे कि आंसर है 10,500।
राइट, एक बार आराम से देखो, सोचो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। FRA बाई करेंगे तो यूरो डॉलर फ्यूचर सेल करेंगे, FRA जब सेल करेंगे तो यूरो डॉलर फ्यूचर बाई करेंगे। जिस चीज को बाई करोगे उसका रेट अगर बढ़ गया तो फायदा होगा और घट गया तो नुकसान। एक और एग्जांपल लिखना, एक और एग्जांपल लिखना। if a firm is a prospective borrower, if a firm is a prospective borrower, comma, it is afraid of LIBOR rising, it is afraid of LIBOR rising, correct? Therefore either buy FRA, therefore either buy FRA or sell future, therefore either buy FRA or sell future। अब यहां पर एक फॉर्मूला आपको दिया जाएगा, जो आप अपनी फॉर्मूला बुक में अगर बना रहे हैं फॉर्मूला बुक, तो वहां पर आज एक और फॉर्मूला ऐड हो जाएगा कि नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू exposure upon lot size, exposure upon lot size into exposure maturity, into exposure maturity upon underlying maturity, into exposure maturity upon underlying maturity, okay, into exposure maturity upon underlying maturity। जैसे मान लो आपका 50 लाख रुपीस का एक्सपोजर है और एक लॉट साइज 1 लाख है, तो 50 हो गया। ये इजी रहता है समझने में, लेकिन यहां पर एक नया आइटम जो आया है वो ये है कि एक्सपोजर मैच्योरिटी 6 मंथ्स का है, हमें 6 महीने के लिए बोरो करना है, हमें 6 महीने के लिए बोरो करना है, लेकिन जो फ्यूचर है उसकी मैच्योरिटी 3 महीने की है, जो फ्यूचर है उसकी मैच्योरिटी 3 महीने की, लेकिन हमारा एक्सपोजर कितने का है, 6 महीने का। तो सिर्फ अगर मैं यहाँ पे ये लूं तो मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट आएगा ये सिर्फ 3 मंथ का आएगा, लेकिन हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है 6 महीने के लिए, इसलिए इस एग्जाम्पल में इसको डबल करना होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो आंसर आया एक्सपोजर डिवाइड बाय लॉट साइज, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर के केस में अगर एक्सपोजर मैच्योरिटी और अंडरलाइंग मैच्योरिटी, यानी आपको अगर बोरो करना है 6 महीने के लिए और फ्यूचर की मैच्योरिटी 3 मंथ्स की है, तो उस केस में आपको वहां एडजस्ट करना होगा, और उसके लिए हम लिखेंगे एक्सपोजर मैच्योरिटी डिवाइड बाय अंडरलाइंग मैच्योरिटी। तो उसको डबल कर देंगे इस एग्जाम्पल में, क्योंकि ये फ्यूचर का मैच्योरिटी है एंड दिस इज द पीरियड ऑफ द लोन। तो इसको यहां पे इंक्रीज करना होगा तो जाकर वो मैच होगा, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जिससे आपको हेजिंग हो गई, राइट। अब एक नीचे लिखना नोट, दिस मीन्स दैट if the firm plans to borrow $25.2 million, if the firm plans to borrow $25.2 million after 3 months for 6 months, if the firm plans to borrow $25.2 million after 3 months for 6 months, means it is a 3 into 9 FRA, it is equivalent to 3 into 9 FRA। तो लोन चाहिए 6 महीने के लिए, a firm borrow $25.2 million after 3 months for 6 months, and euro dollar future have
लॉट साइज ऑफ यूरो डॉलर फ्यूचर हैव लॉट साइज ऑफ 1 मिलियन। एक्सपोजर कितना है 25.2 मिलियन, लॉट साइज है 1 मिलियन। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता 25.2 डिवाइड बाय 1 करता, लेकिन नहीं। एंड अंडरलाइंग मैच्योरिटी 3 मंथ्स, फ्यूचर की मैच्योरिटी कितनी है 3 मंथ्स। लोन कितने के लिए है 6 महीने का। तो हमें क्या करना पड़ेगा 6/3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से सिर्फ 3 महीने का प्रोटेक्शन मिल रहा है, लोन 6 महीने का है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करके बताओ। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इक्वल टू 25.2 डिवाइड बाई 1, ये हो गया एक्सपोजर डिवाइड बाई लॉट साइज, इंटू 6/3 इंटू 6/3 यानी इंटू 2 करना है। तो हमारा आंसर आएगा 50.4 कॉन्ट्रैक्ट्स, 50.4 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब यहां पे ध्यान रखना 50.4 कॉन्ट्रैक्ट्स आप बाय नहीं कर सकते हैं या सेल नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, दैट इज 50 कॉन्ट्रैक्ट्स। और आपका जो फिर कैलकुलेशन होगा आगे गेन या लॉस का, वो 50 कॉन्ट्रैक्ट से गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, जहां पर उन्होंने क्वेश्चन में 2 पार्ट रखे हैं। पहला पार्ट एफआरए से सॉल्व करना है और दूसरा पार्ट फ्यूचर से सॉल्व करना है। ओके, जैसे एफआरए अगर हम लेते हैं तो हम रेट लॉक कर देते हैं, हमारा जो फाइनल इफेक्टिव कॉस्ट आता है वो एफआरए का रेट आता है। उसी तरह अगर आप फ्यूचर लेंगे तो आपका जो इफेक्टिव रेट आएगा वो फ्यूचर का रेट आएगा। लेकिन फ्यूचर के केस में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। पूछो क्यों? सामने स्क्रीन पे आंसर दिख रहा है कि फ्यूचर के केस में एग्जैक्टली आपको जितने कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं 50.4, हो सकता है वो नहीं मिले, तो थोड़ा कम या ज्यादा मिलेगा, और उस केस में आपका जो इफेक्टिव कॉस्ट है थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। इज इट राइट? तो क्या आप लोग रेडी हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? यस। क्वेश्चन नंबर 14, सेल प्रैक्टिस। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। सेल प्रैक्टिस में आना आगे। ये अभी आरटीपी में इसके दर्शन बहुत हो रहे हैं। पहले 2018 की आरटीपी में, फिर 2019 की आरटीपी में। तो ये आने वाले तूफान का ये अंदेशा है, और काफी बड़ा क्वेश्चन है। एक बार अगर समझ में आ गया तो कम से कम ये 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन तो है ही। तो क्वेश्चन इज इलेक्ट्रोस्पेस is a consumer electronics wholesaler. The business of the firm is highly seasonal in nature. Highly seasonal का मतलब कि कभी तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है और कभी शांत खाली, ओके, कोई काम नहीं है। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूं तो मुझे इजी रहेगा एक्सप्लेन करने में। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। इट्स अ हाईली सीजनल नेचर। इन 6 months ऑफ द ईयर फर्म हैज अ ह्यूज कैश डिपॉजिट। तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पे कैश सरप्लस हो जाता है। ओके, जैसे मान लो कोई वुलन गारमेंट कंपनी है, तो हो सकता है इनके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में खूब सारा सेल हो, खूब कैश डिपॉजिट हो जाए। एंड स्पेशली नियर क्रिसमस टाइम and other 6 months firm have cash crunch. कुछ महीने ऐसे हैं जहां पे कैश क्रंच है। तो जिस पीरियड में आपके पास सरप्लस कैश है वहां पर आप डिपॉजिट करना चाहेंगे, और जिस पीरियड में आपके पास कैश क्रंच है वहां पर आप बोरो करना चाहेंगे। लीडिंग टू बोरोइंग, देखिए मेरी बात सही साबित हुई, लीडिंग टू बोरिंग ऑफ मनी टू कवर अप इट्स एक्सपोजर फॉर रनिंग द बिजनेस। तो जिस पीरियड में उसको फंड्स की कमी होगी वो बोरो करेगा। नाउ ये लाइन से मेन एक्चुअली स्टार्ट होता है प्रॉब्लम। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फर्म शैल बोरो अ सम ऑफ 50 million। तो हमारा पूरा खेल जो है बोरोइंग पे टिका हुआ, डिपॉजिट भूल जाओ। और कितने महीने के लिए बोरो करेंगे
6 मंथ्स के लिए। सर 6 मंथ्स क्यों? क्योंकि इनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें 6 महीना कैश सरप्लस हो जाता है और बाकी के 6 महीने में दिक्कत होती है, कैश क्रंच होता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट समझ लो। इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फर्म शैल बोरो, हम बोरो करना चाहते हैं सम ऑफ €50 million फॉर द इंटायर पीरियड ऑफ स्लैक सीजन। इंटायर पीरियड ऑफ स्लैक सीजन मतलब 6 मंथ, इंटायर पीरियड ऑफ स्लैक सीजन मतलब 6 मंथ इन अबाउट 3 months, यानी आज से 3 महीने के बाद, यानी आज से 3 महीने बाद 6 महीने के लिए बोरो करना चाहते हैं। अभी से प्लानिंग चालू है कि मुझे आज से 3 महीने के बाद बोरो करना होगा पूरे 6 मंथ्स के लिए। ओके, तो एक बार अगर ये समझ में आ गया तो फिर हम गलती नहीं करेंगे। अ बैंक हैज गिवन द फॉलोइंग कोटेशन, स्पॉट रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट तो किसी काम का नहीं है, यूजलेस। ओके, यूजलेस। 3x6 FRA, ये भी किसी काम का नहीं है, लिखो यूजलेस। हाँ, ये काम का है 3x9 FRA, क्योंकि हमें वही चाहिए था। अब इसमें भी यहां पे ये डिपॉजिट रेट है और ये लेंडिंग रेट है। ये बैंक का डिपॉजिट रेट, अगर आप बैंक में पैसा डालोगे तो बैंक इस रेट से देगी और ये बैंक आपको इस रेट से लेंड करेगी। ठीक है, 5.94%। तो हम बोरो करने वाले हैं या हम लेंड करने वाले हैं? कस्टमर बोरो कर रहा है मतलब बैंक लेंड कर रहा है, तो 5.94%। तो इतने सारी भीड़ में कौन सा रेट हमें काम का आया? 5.94%। एक बार मैं इरेज कर देता हूं, ये रेट हमारे काम का। इस रेट से आप FRA इंटर करेंगे। एक बार वो समझ में आएगा तो इतनी बड़ी कहानी का जो सारांश है वो ये कि आपने 5.94% से FRA बाई किया है। 3 month €50,000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब ये फ्यूचर का एक अलग ही कहानी है। अंडरलाइंग मैच्योरिटी 3 months है, लॉट साइज €50,000 है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिंग इन अ पीरियड ऑफ 3 months इज कोटिंग एट 94.15। और देखिए उन्होंने ब्रैकेट में 5.85 दिया। ये 5.85 क्या? ये लाइबोर है। अगर फ्यूचर का रेट 94.15 है तो लाइबोर का रेट 5.85 है। ओके, तो ये फ्यूचर की कहानी हो गई। आपको अंडरलाइंग मैच्योरिटी दिया है, लॉट साइज दिया है, रेट दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हाउ अ FRA shall be useful if the actual interest rate after 3 months turns out to be 4.5% and 6.5%. How FRA shall be useful? तो ये क्वेश्चन जो है ये हेजिंग का है, क्योंकि ये फर्म रिस्क हेज कर रही है। ओके, तो हमें देखना है इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको क्या लगेगा दोनों केस में। अगर रेट 3 महीने बाद घटकर 4.5% हो गया तो, या बढ़कर 6.5% हो गया तो बेसिकली हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? इफेक्टिव रेट निकालना है। और आपने इतने दिनों में समझ लिया है कि अगर हम FRA करते हैं तो हमारा इफेक्टिव रेट FRA का रेट ही आएगा, बट फिर भी उसको हम प्रूफ करेंगे। और हाउ 3 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी यूजफुल फॉर द कंपनी। अभी आपको फ्यूचर लेना है। दोनों आंसर में सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे फ्यूचर में आपका लाइबोर रेट 5.85 है तो ये लॉक हो जाएगा, और फॉरवर्ड में 5.94 है, ये लॉक हो जाएगा। शैल बी यूजफुल टू द कंपनी इफ द इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट टू बी एज मेंशन इन पार्ट ए अबव, 4.5 और 6.5। क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है, एक बार FRA से और एक बार इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से। FRA में 2 बार सॉल्व करना है। अगर मार्केट रेट 4.5 हो गया तो क्या होगा, और मार्केट रेट 6.5 हो गया तो क्या होगा। फ्यूचर को भी 2 बार सॉल्व करना है, 4.5 और 6.5 से। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगा आंसर ऑफ पार्ट ए FRA। आंसर पार्ट ए FRA। अभी सिर्फ FRA को सोचो, इतने दिनों से जो कर रहे हैं वही है, अब इसमें कुछ नया नहीं है। फर्म प्लान्स टू बोरो, लिखना फर्म प्लान्स टू बोरो
euro 50 million, firm plans to borrow euro 50 millions after 3 months, for 6 months. The firm plans to borrow euro 50 million after 3 months for 6 months. ये मैं आपको समझ में और अच्छे से आ जाए इसलिए लिखवा रहा हूं, डायरेक्ट भी लिख सकते थे आंसर. इट इज अफ्रेड ऑफ इंटरेस्ट रेट राइजिंग. It is afraid of interest rate rising. It is afraid of interest rate rising. To hedge the same, it buys 3 into 9 FRA. It buys 3 into 9 FRA at 5.94%. It buys 3 into 9 FRA at 5.94%. At 5.94%. फिर लिखना केस 1. अब हमें निकालना है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिवली क्या आएगा. तो पहले तो मैं निकालूंगा कि हमें गेन या लॉस क्या होगा. केस 1 लिखना. 2 केसेस हैं, एक 4.5 का और एक 6.5 का. बराबर. ये स्टार्टिंग समझ में आ गया. ये रेट क्यों लिया ये भी समझ में आ गया, क्योंकि हम बोरो करना चाहते हैं. तो जब हम बोरो करना चाहते हैं तो बैंक लेंड करना चाहती है, तो 5.94% लगेगा. आफ्टर 3 months इंटरेस्ट रेट इज 4.5%. हमने बाई किया है 5.94 पे, रेट घट गया है, तो एफआरए में आपको नुकसान होगा. सो लॉस ऑन सेटलमेंट ऑफ एफआरए विल बी इक्वल टू पहले हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर करो, अभी सिर्फ एक्चुअल लॉस निकालो. 50 million इंटू 6/12 6/12 क्यों किया हमने? क्योंकि 6 महीने के लिए लोन लेना था, 3 महीना नहीं. 3/6 का 9 का मतलब होता है द लोन पीरियड इज 6 months. Loan will be taken after 3 months, but the period of the loan is 6 months. 6/12 into दोनों रेट का डिफरेंस, 5.94 माइनस 4.5% का डिफरेंस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा 3,60,000. ओके. तो इस बार मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करूंगा, हमारा समय बचेगा. वैसे भी आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है कि आप अगर एफआरए लेते हैं तो आपका रेट लॉक हो चुका है. टू सेव आवर टाइम एंड एनर्जी जस्ट कीप इट 3,60,000 एंड दिस विल हेल्प अस टू फाइंड इफेक्टिव रेट मच फास्टर. डू नॉट कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू. लिखना चाहें तो लिख लीजिए, बाद में आप पूछेंगे मुझसे सर इसका प्रेजेंट वैल्यू क्यों नहीं लिया. कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जो करना है इफेक्टिव रेट निकालना, उसके लिए जो हम लोन लेंगे बैंक से उसकी भी इंटरेस्ट लास्ट में आएगी और इसका भी जो डिफरेंस है वो लास्ट में ले रहे हैं, तो दोनों को टोटल करना इजी हो जाएगा. डू नॉट कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट. डू नॉट कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट इफेक्टिव रेट. लिख दिया. तो 3,60,000 आपको मिलेंगे इस एफआरए से. एक्चुअली मिलेगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू, बट उसका फ्यूचर वैल्यू 3,60,000 आएगा. स्टेप 2, बोरो euro 50 million फ्रॉम मार्केट. बोरो euro 50 million फ्रॉम मार्केट एट 4.5% फॉर 6 months. पैसे तो आपको चाहिए ही, तो जो अमाउंट चाहिए उसको आपको उस रेट से, मार्केट रेट से बोरो करना होगा. Borrow 50 million euro from the market at 4.5% for 6 months. Interest is equal to, इसका इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट. 50 million into 6/12 into 4.5%, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है. तो ये आंसर आ रहा है euro 11,25,000. चेक करना. तो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ 3,60,000, तो ये भी मेरा एक तरह से एक्सपेंस हो गया, कॉस्ट हो गया, और यहाँ 11,25,000. तो मुझे टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा?
अगर मैं FRA लेता हूं तो मुझे टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट कितना पड़ेगा इंक्लूडिंग दिस लॉस ऑन FRA 3,60,000. स्टेप 3 टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट 3,60,000 प्लस 11,25,000 is equal to 14,85,000 is equal to 14,85,000. तो ये टोटल आ गया 14,85,000. यानी इन शॉर्ट मुझे अब अपना एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ बोरिंग निकालना है या इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरिंग निकालना है. तो क्या होगा, लिखना है स्टेप 4 एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट हमारा कितना आया 14,85,000 डिवाइड बाई 50 मिलियन. ये हो गया 50 मिलियन 5 करोड़ इंटू 12/6 एनुअलाइज करने के लिए इंटू 100. तो आंसर आएगा 5.94%. ठीक है, तो हमने फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट लेकर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लॉक कर दिया है 5.94% पे. अभी इसका एक केस 2 लिखेंगे. केस 2 क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 months कॉमा इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 6.5%. हमने FRA कितने पे बाई किया 5.94, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, हमें गेन होगा. स्टेप 1 क्या लिखेंगे, गेन ऑन सेटलमेंट ऑफ FRA. अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू मत निकालना, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो फिर उसकी वापस मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी पड़ेगी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए, तो अननेसेसरी काम बढ़ जाएगा. तो एज इट इज रहने दो, ग्रॉस पे रहने दो. 50 मिलियन इंटू 6/12 और ये दोनों का डिफरेंस 6.5 माइनस 5.94, ये डिफरेंस हमें मिलेगा. कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1,40,000 इनफ्लो. ब्रैकेट में इनफ्लो लिखना, ना तो गलती से आप इसको ऐड करेंगे. इस बार ऐड नहीं करना, लेस करेंगे, क्योंकि ये इनफ्लो है और इंटरेस्ट जो हम बैंक को पे करेंगे वो आउटफ्लो होगा. सो 1,40,000 इनफ्लो. और ये सेंटेंस वापस लिखने की जरूरत नहीं है. डू नॉट कैलकुलेट PV बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट. स्टेप 2 लिखना, बोरो यूरो 50 मिलियन फ्रॉम द मार्केट. बोरो यूरो 50 मिलियन फ्रॉम द मार्केट at 6.5% for 6 months. At 6.5% for 6 months. Interest cost is equal to 50 million into 6/12 into 6.5%. into 6.5%. तो चेक करना ये आंसर कितना आ रहा है, देखो जरा चेक करना. 16,25,000 यूरो आ रहा है. 16,25,000 यूरो. अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ना नहीं सॉरी, ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है. तो स्टेप 3 में मैं लिखूंगा नेट इंटरेस्ट कॉस्ट. यहां अच्छे बच्चे लिखेंगे आउटफ्लो. ये इनफ्लो या आउटफ्लो. बाद में पूछेंगे सर एक प्लस माइनस क्यों किया, तो ये आउटफ्लो है और ये इनफ्लो है, तो प्लस माइनस ही होगा ना. 16,25,000 माइनस 1,40,000 इज इक्वल टू सेम आंसर 14,85,000. स्टेप 4 लिखना, एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ बोरिंग. एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज इक्वल टू 14,85,000 डिवाइड बाई 5 करोड़ इंटू 12/6 इंटू 100. कितना आ रहा है, सेम आंसर आएगा 5.94%. तो यहां पर मैं एक नोट लिखूंगा, नोट बाय एंटरिंग इनटू FRA the firm locks the interest rate. The firm locks the interest rate at 5.94%. Okay.
अगर सिर्फ FRA का क्वेश्चन आए तो यहां पर आप जाकर आंसर स्टॉप कर देना। लेकिन इस क्वेश्चन में एक फ्यूचर भी है, उस लाइन को वापस पढ़ लेते हैं। 3 month euro 50,000 future contract maturing in a period of 3 months is quoting at 94.15, that is 5.85। और आप कौन है? आप बोरोवर हैं, आपको लग रहा है रेट बढ़ रहा है, तो अगर हम FRA में बाई पोजीशन लेते हैं तो हम फ्यूचर में सेल पोजीशन लेंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लाइबोर बढ़ता है, तो ये इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का जो रेट है वो घटेगा, बिकॉज इट इज 100 माइनस लाइबोर, तो हमें फायदा होगा। तो रेट बढ़ने से जो नुकसान होगा वो फ्यूचर में उतना हमें गेन हो जाएगा, तो हमारा लॉस कॉम्पेंसेट हो जाएगा। तो फ्यूचर में पोजीशन क्या लेनी है जरा देखिए, और आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। तो पार्ट बी लिखो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर IRF। फिर से नोट रिपीट करेंगे। द फर्म प्लान्स टू बोरो यूरो 50 million। द फर्म प्लान्स टू बोरो यूरो 50 million। अगर सिर्फ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का आया तो ऐसे सॉल्व करना। द फर्म प्लान्स टू बोरो यूरो 50 million आफ्टर 3 months, फॉर 6 months, after 3 months for 6 months। It is afraid of interest rate rising। तो अभी हम इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में क्या पोजीशन लेंगे? FRA में जो लिया था पोजीशन उसका उल्टा लेना है। सो टू हेज द सेम it should sell IRF at 94.15। It should sell IRF at 94.15। तो यहां पे पहले मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स निकालूंगा, क्योंकि कई बार नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एट फ्रैक्शन में आ सकते हैं, उस केस में आपको राउंडिंग ऑफ करनी पड़ेगी। ओके, तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इक्वल टू, फॉर्मूला याद है, जो आपका एक्सपोजर है 5 करोड़ डिवाइड बाई लॉट साइज 50,000, 5 करोड़ डिवाइड बाई 50,000। ये तो नॉर्मली स्टूडेंट कर लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की मैच्योरिटी 3 महीने है और जो लोन है वो 6 months के लिए है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू 6/3 किया तो क्या आंसर आया जरा बताओ? नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आएगा 2000। चेक करना, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी सोल्ड। अब लिखेंगे केस 1। केस 1 में आफ्टर 3 months इंटरेस्ट रेट इज 4.5%। तो अब क्या होगा? अगर इंटरेस्ट रेट 4.5% है तो IRF का रेट क्या हो जाएगा? 100 माइनस 4.5। लिखो स्टेप 1, वी सोल्ड IRF at 94.15। We sold IRF at 94.15। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड लेटर प्राइस बिकम्स, अब आपको प्राइस आपको निकालना है 100 माइनस 4.5, क्योंकि अभी इंटरेस्ट रेट 4.5 है, तो IRF की प्राइस हो जाएगी 100 माइनस 4.5 इज इक्वल टू 95.5। तो इस केस में आपका जो डेरिवेटिव है, कॉन्ट्रैक्ट रेट है 94.15, लेकिन अभी उसका रेट बढ़ गया 3 महीने बाद, अब ये हो गया 95.50। तो अगर आप सेल करते हो और अंडरलाइन का रेट बढ़ जाता है तो घाटा होता है, राइट? तो उसके नीचे लिखना, सो लॉस ऑन IRF इज इक्वल टू 95.50 माइनस 94.15 परसेंटेज, ये हो गया हमारा डिफरेंस, इंटू 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट्स निकाला, इंटू 50,000 जो एक कॉन्ट्रैक्ट की लॉट साइज की वैल्यू है, और इंटू 3/2।
IRF का इंटरेस्ट रेट कितने का है? 3 महीने का, इसकी साइज 3 महीने की है, इसलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे 6/3 कर रखा है। तो ये आपका आंसर चेक करना, इज इट 3,37,500? इज इट 337,500? इंटू 6/12 नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर है वो 3 महीने का ही है ना, तो 3 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। स्टेप 2, बोरो €50 million फ्रॉम मार्केट, बोरो €50 million फ्रॉम मार्केट एट 4.5% फॉर 6 months। आपको तो पैसा चाहिए ही, पैसा चाहिए तो बोरो करेंगे जो भी मार्केट में उस दिन रेट है। तो इंटरेस्ट विल बी 50 million इंटू 6/12 इंटू 4.5%। बोरो 6 महीने के लिए कर रहे, इसलिए बोरोइंग पे इंटरेस्ट 6 महीने का लगेगा। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की मैच्योरिटी 3 महीने है, तो वहां पर आपको 3 महीने का डिफरेंस मिलेगा, 3 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये आंसर आ रहा है 11,25,000। तो मेरा कॉस्ट कितना हो गया? 337,500 इधर हो गया और 11,25,000 यहां हो गया है। तो स्टेप नंबर 3 लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट। स्टेप नंबर 3 टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट, लॉस भी जो है वो भी हमारा एक तरह से कॉस्ट ही है। इस 3,37,500 प्लस 11,25,000 इज इक्वल टू 14,62,500। ये हो गया एब्सोल्यूट अमाउंट। अब हम उसको एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ बोरिंग में देखते हैं। सब मिला जुला के मुझे कितना लगा? 14,62,500। सो स्टेप 4 लिखना है एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज इक्वल टू, एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज इक्वल टू 14,62,500 डिवाइडेड बाई 50 लाख इंटू 12/6 इंटू 100। इसको एनालाइज करने के लिए मैंने डिवाइड इंटू 12/6 किया है। तो आपको जानकर खुशी होगी, द आंसर इज 5.85%। दैट इज द सेम रेट एट विच यू हैव एंटर्ड इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे 5.85 लॉक हो गया। अब एक लास्ट पार्ट है केस 2। केस 2 लिखना, केस 2 आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months कॉमा इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 6.5%। इंटरेस्ट रेट 6.5% होगा तो IRF का रेट घटेगा, क्योंकि 100 माइनस 6.5 करेंगे। अब मेरा आंसर चालू होता है लिखना स्टेप 1। स्टेप 1 में लिखना वी सोल्ड IRF सोल्ड IRF एट 94.15। याद है हमने 94.15 पे इसको सेल किया है। एंड लेटर प्राइस बिकम्स 100 माइनस 6.5 इक्वल टू 93.50। सेल रेट ये है, बाद में रेट ये हो गया, रेट घट गया है। अब मुझे गेन होगा, सो लिखो गेन ऑन IRF इज इक्वल टू, गेन ऑन IRF इज इक्वल टू 94.15 माइनस 93.5 ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज इंटू 2000 कॉन्ट्रैक्ट इंटू 50,000 इंटू 3/12। पूरा कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। द आंसर इज €1,62,500। €1,62,500। अब ये गेन आ रहा है, मतलब ये इनफ्लो होगा। नीचे लिखना स्टेप 2 बोरो €50 million फ्रॉम द मार्केट, €50 million फ्रॉम द मार्केट एट 6.5% फॉर 6 months, एट 6.5% फॉर 6 months। तो यहां पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6.5% के रेट से। नॉर्मल इंटरेस्ट इक्वल टू 50 million इंटू 6/12 इंटू 6.5%। सिंपल इंटरेस्ट निकालो यहाँ पे आराम से, 16,25,000। तो ये मेरा है आउटफ्लो। मैं यहाँ पे आउटफ्लो लिख देता हूं, ये आउटफ्लो, ये इनफ्लो। तो स्टेप नंबर 3 होगा नेट इंटरेस्ट कॉस्ट।
net interest cost will be 16,25,000 outflow minus 1,62,500 inflow, तो 14,62,500. स्टेप 4 लिखेंगे एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ बोरिंग. एनुअलाइज कॉस्ट ऑफ बोरिंग, ये जो हमारा टोटल कॉस्ट लगा सब कंसीडर करने के बाद 14,62,500 डिवाइड बाय 50 मिलियन या 5 करोड़ इंटू 12/6 इंटू 100. तो आपको जानकर खुशी होगी कि आपका आंसर 5.85% है. तो नीचे एक नोट लिखना, 10 by entering into future contract the firm locks the interest rate. The firm locks the interest rate at 5.85%. By entering into future contract, the firm locks the interest rate at 5.85%. ठीक है. तो ये था हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है कि कभी भी एग्जाम में आ सकता है. तो जिस दिन आपकी एग्जाम रहेगी उसके एक दिन पहले इसको भी देख कर जाना. ठीक है. नाउ विल टेक अ ब्रेक.